नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालें विस्तार से नजर, उससे पहले सबसे देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर को बताया विकासशील देशों के लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर स्थित सेमीकंडक्टर बनाने वाली प्रमुख कंपनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का किया दौरा। भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी देश भर से चुने गए 82 शिक्षकों को सम्मानित। शिक्षकों को प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए की नगद राशि और रजत पदक से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री ने दी देश के शिक्षकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के तीसरे चरण और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों के नामांकन दाखिल की है आज अंतिम तिथि। तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सम्मेलन की थीम सशक्त और सुरक्षित भारत। कल से शुरू हुए सम्मेलन में एक ही जगह सभी सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर हो रही है चर्चा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने दी है गिरफ्तारी को चुनौती। और पेरिस पैरालंपिक के 7वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण समेत जीते 4 पदक। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं क्लब थ्रो में धर्मवीर ने स्वर्ण और प्रणव सूर्ना ने जीता रजत। भारत के अब तक 5 स्वर्ण समेत हुए कुल 24 पदक। और सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे की करते हैं। अपनी सिंगापुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक आज वहां पर स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की ये 5वीं आधिकारिक यात्रा है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में अपनी औपचारिक मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बताया है। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तर को हर एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाला एक मंच करार दिया है। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है।
और आज की इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार व उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर सहमति बनी है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा भी किया है। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। स्किल डेवलपमेंट के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में काम कर रहे भारतीयों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मुलाकात की है। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस साल शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जुड़े हुए हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। इनका चयन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन और पारदर्शी त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक शिक्षक को 50,000 रुपए नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर आज सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से अमृत उद्यान खुला रहेगा। इसके लिए वे नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से आ सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 तक निःशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है। साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन भी किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री के संदेश को साझा किया। अपने संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने और भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने में जुटे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए उस पर प्रकाश डाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी शिक्षकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर युवा मस्तिष्क को आकार देने वाले सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का है। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। I believe when a teacher learns, a nation leads. टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है।
देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारतीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अनोखे योगदान को याद किया जाता है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए देश में 1962 से हर साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की शिक्षक परंपरा का एक प्रतीक पुरुष के रूप में हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखते हैं। राधाकृष्णन जैसे विराट व्यक्तित्व को याद करने का आशय है भारत की परंपरा के गुरु को याद करना और गुरु की भूमिका विस्तार को समझना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। बचपन से ही मेधावी डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के तौर पर बिताने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। देश और दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट के सम्मान से भी नवाजा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान निर्माण सभा के सदस्य बने। 1949 से 1952 तक वे तत्कालीन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। साल 1952 में वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया। नमन करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, क्योंकि उनकी स्मृति में उन्होंने जो शिक्षा में मूल्य दिए, उन्होंने जो शिक्षा में काम किया और एक बहुत साधारण परिवार से उठ के वो राष्ट्रपति तक पहुँचे। कोई एक शिक्षक जो है वो किस तरह से एक प्रेरणा बने विद्यार्थियों को, उसको हम नमन करते हैं। पूरे विश्व को ही एक स्कूल मानने वाले महान शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और जीवन भर शिक्षा के विकास के लिए काम करते रहे। लखनऊ में कल से शुरू हुए पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन है। यह सम्मेलन बदलते परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। सम्मेलन में वर्तमान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए जनरल अनिल चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने, सहयोग बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एकीकरण के प्रारूप पर कई पहल शुरू करने के लिए तीनों सेनाओं की सराहना की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार है। इस महोत्सव का आगाज आज से दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सोलर महोत्सव नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देगा।
भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 485 गीगावाट में से 300 गीगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हासिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में अफ्रीकी महाद्वीप और पश्चिम के देशों के साथ साथ एशिया डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड बैंक जैसी कई अन्य संस्थाएं भाग लेंगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और ग्लोबल स्तर पर फॉसिल एनर्जी पर निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराएंगी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया का भी आगाज हो जाएगा, जो 12 सितंबर तक चलेगा। इस चरण के लिए 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साहिल फारूक ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। साहिल ने गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। साहिल ने आरोप लगाया है कि गांदरबल के हितों को बार बार बाहरी लोगों के लिए बलिदान किया गया है और इस बार स्थानीय युवाओं ने बाहरी उम्मीदवारों को नकारने का फैसला किया है। यह कदम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए चुनाव पूर्व गठबंधन के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने भी कल जम्मू पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। टिकट वितरण को लेकर भाजपा में पहली सूची जारी होने के बाद से ही चंद्रमोहन शर्मा नाराज थे। उनके साथ ही जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि पार्टी पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। चंद्रमोहन शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए चुनाव कार्यक्रम के तहत अब राज्य में 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदों और उकलाना से अनूप धानक को टिकट दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत लगाया गया है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने से पहले दिन से लागू होगा और मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक जारी रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 126A के तहत कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का आयोजन नहीं करेगा और ना ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित किया जाएगा। उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 5 अक्टूबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रचार पर पूरी तरीके से रोक लगाने की अवधि घोषित की है। केंद्र सरकार किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खासतौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए थे। इसको लेकर किसानों में खुशी देखी जा सकती है। किसानों ने इन फैसलों पर अपनी खुशी जाहिर की है। किस तरीके से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर ही मिशन विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। किसान इस फैसले से काफी खुश हैं। हमारी खेती के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की जो कैबिनेट में पास हुआ है बिल जो है, साथ उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इससे किसानों को बहुत बड़ा अच्छा हित होने वाला है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और ऐसे ही काम मोदी जी करते रहें तो हमें बहुत बढ़िया है। जो मंत्रिमंडल में किसानों के हित में जो कार्य किया है मोदी जी ने, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा और उनकी आमदनी का भी स्रोत बढ़ेगा। मोदी जी ने जो घोषणा की है कल, वो हम लोगों के हित में है और हमेशा के लिए मोदी जी ऐसे ही हमारे लोगों के लिए करते रहें। जो कल मोदी जी ने जो कैबिनेट से जो मंजूरी दी है उससे किसान बहुत खुश हैं और इससे किसान की आय में बहुत मजबूती होगी। मोदी जी ने जो कल जो कैबिनेट में फैसला लिया है किसानों के हित के लिए, उसके लिए उससे बहुत बड़ा रोजगार होगा, किसानों के हित की मजबूती होगी और बहुत ही जब किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के लिए बहुत फायदा है और बहुत आय बढ़ेगी जाते हैं और किसान सब खुश रहेंगे और बढ़िया रहेंगे जाते हैं। इसके साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सोशल साइंसेज को मजबूत करने का भी फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3,979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। किसानों का कहना है कि ये फैसला उनके लिए काफी मददगार है। में बहुत अच्छा फैसला लिया है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 20 मिनट में तुरंत लोन मिल जाएगा। इससे पहले बहुत किसान चक्कर लगाते थे, लोन के लिए मिलता ही नहीं था, तो दलाल थे उसमें वो थे। चौधरी चरण सिंह के बाद पहली सरकार आई है जो किसानों के बारे में सोचती है। इससे किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत सुविधा कर रहे, चलो बढ़िया प्रधानमंत्री आकर जवाब नहीं। जो चक्कर 20 चक्कर लगा मतलब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे मतलब किसानों में भारी प्रसन्नता फूटी हुई है और मैं भी मोदी जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद है कि मोदी जी ने किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं कोई न कोई नई योजना ला करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो अब इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों के लिए सौगात दी है, उसमें हमारे किसानों को जैसे डिजिटल कराया है और भी कई काम ऐसे हैं, उससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान हमारा डिजिटल भी होगा। और इन्होंने एक लोन के लिए जो काम किया है वो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन, स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान इन फैसलों से काफी खुश हैं। कुल मिलाकर किसानों के कल्याण के ये कदम उनकी खुशहाली के लिए बेहद अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात पोषण सप्ताह की। देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण महीना मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। इसी कड़ी में राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा जिले में ढेर सारी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य के प्रति सरकार का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर की अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत पंचायत एवं आंगनबाड़ी स्तर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है।
इसी के तहत राजस्थान के भरतपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त आहार वितरित किए जा रहे हैं। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तो ये एनीमिया वगैरह की जांच वगैरह होती है, जो गर्भवती लेडीजों में, धात्रियों में आए दिन देखी जाती है। खून की कमी के कारण उनके नाखून, आँख वगैरह पीली होना, ब्लड की कमी होना, बच्चों में भी कमी आती है, एनीमिक के शिकार हो जाते हैं, पेट निकल आता है, फिर ब्लड वगैरह लगाया जाता है उनको। भीलवाड़ा में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसको लेकर भीलवाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को कुपोषण, एनीमिया के साथ साथ पोषक आहार की जानकारी प्रदान की जा रही है। महिलाएं जानकारी के अभाव में अक्सर खून की कमी से जूझती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एनीमिया और कुपोषण जैसे रोग हो जाते हैं। पोषण माह में अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करके उन्हें पोषक आहार की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न महिलाओं को एनीमिया किस वजह से होता है, एनीमिया को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके संदर्भ में छोटी सी जानकारी दी गई, जिसमें पोषण के रिगार्डिंग घर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है और हमारी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में यह जानकारी दी। खून की कमी जो होती है महिलाओं में, बच्चों में होती है और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लोगों को जागरूकता नहीं हो पाती है। पहली बात तो हम इसको समझ ही नहीं पाते कि ये एक तरीके से आगे चल के गंभीर बीमारी ले सकती है। तो व्यवहार परिवर्तन इसका महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने जो व्यवहार में, खान पान में, आदतों में सुधार अगर हम कर लें और यही चीज हम ग्राम स्तर तक पहुंचा दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो पोषण माह की जो थीम है ना, वो सार्थक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मां और नवजात शिशु के लिए पोषक तत्वों का आहार से जुड़ी जानकारी देने के लिए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग उन्नाव की टीम स्वास्थ्य के प्रति सरकार का संदेश घर घर पहुंचा रही है। संवाद के साथ साथ विभिन्न माध्यमों व बैनर, पोस्टरों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इंडिया के सहयोग से महिला आरोग्य समिति की बैठक की, जिसमें सरकार की मंशा के अनुसार 1 से 7 सितंबर तक पोषण माह सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों तक पोषण को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना, कैसे हम इनके एक अच्छा खान पान की जानकारी प्रदान करें और अच्छे खान पान के साथ साथ इनके अच्छे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी जानकारियां और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में बदलाव लाया जा सके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम स्वस्थ खाने की आदतों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और स्वास्थ्य पर पोषण के गहन प्रभाव को उजागर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर रुक डालें उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इस समय भाजपा का देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी ये अभियान जारी है। वाराणसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि भाजपा का सदस्य होना राष्ट्र सेवा करने के समान है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए 2 करोड़ भाजपा सदस्य का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में ही स्थिति का पता चल जाएगा और काशी का विकास तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर रही हैं। जयवीर सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और काशी के प्रभारी भी हैं। काशी में हैं, सदस्यता अभियान के इस अभियान को धार देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये काशी में सदस्यता अभियान को आप किस तरह से धार दे रहे हैं? देखिए, पहले तो पूरा देश जानता है, आप भी वाकिफ होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। ऐसा संगठन जो समाज की सेवा के लिए, लोगों के सुख दुख के लिए, लोगों के दुख दर्द में
और समर्पित भाव से राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भावना से प्रेरित होकर के विश्व में पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए समर्पित भाव से संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपनी कुर्बानी देने का, योगदान देने का, मेहनत देने का, श्रम देने का प्रयास करता है। आज हमें फक्र और गौरवान्वित होने का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनी है। हम उत्तर प्रदेश के टारगेट को अवसर बढ़ा के 2 करोड़ कर लिए हैं। 2 करोड़ पूरा करें और मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हम लोग बहुत ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आज एक एक कार्यकर्ता और एक एक समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का आतुर है, चाहता है कि मैं सदस्यता ग्रहण हो। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता दरवाजे पहुँच कर उनको ग्रहण कराने का काम करेगा। अखिलेश जी को अपना 12 से 17 का कार्यकाल याद करना चाहिए, जिस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बना, गुंडई की पराकाष्ठा हुई, जंगल राज हुआ, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली की पहचान बनी, महिलाओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, बल्कि यहाँ तक बच्चे भेजने में भी लोगों को डर लगता था। इस समय अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने पब्लिक को, आम मतदाता को, जो गांव का गरीब है, गांव का बिना पढ़ा लिखा है या हमारा कमज़ोर तबके के व्यक्ति को, ये एक बेवकूफ़ बनाने में सफल हुए। काशी के विकास के लिए हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी भारत की सरकार, हम सब लोग कृत संकल्पित हैं और काशी के लिए तो जो बन पड़ रहा है तो दोनों सरकारें कर रही हैं और आगे भी लगातार होता रहेगा, ऐसा भरोसा है। अखिलेश का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्होंने उनका भी कार्यकाल देखा है और योगी जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, या डबल इंजन की सरकार का भी कार्यकाल देख रहे हैं। साथ ही काशी के विकास के लिए दोनों सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई हैं और उसका विकास काशी में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया है। आप्टे को ठाणे से सिंधुदुर्ग ले जाया गया। सिंधुदुर्ग पुलिस के मुताबिक आज आप्टे को सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि घटना के 2 हफ्ते बाद बुधवार रात जयदीप आप्टे को पुलिस ने कल्याण से हिरासत में लिया। जयदीप आप्टे यहां अपने परिवार से मिलने आए थे। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के मामले में पुलिस जयदीप आप्टे को खोज रही थी। जयदीप आप्टे की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी। पंजाब में टेंडर घोटाला के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के बेहद करीबी राजदीप सिंह नागरा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी भारत भूषण आशु पर लगे 2000 करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले के आरोपों की जांच कर रही है। ये गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में हुई है। भारत भूषण आशु साल 2017 से साल 2022 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। इसी दौरान पंजाब की मंडियों से लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर में काफ़ी बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मामले में 23 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सुनवाई की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी, लेकिन आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस में वो अभी भी हिरासत में है। लैंड फॉर जॉब घोटाला के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 20 अगस्त को कोर्ट ने घोटाले से जुड़ी सीबीआई के मामले में सुनवाई को टाल दिया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों में रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में कल रात विरोध प्रदर्शन किया गया।
कोलकाता में सैकड़ों लोग अपने घरों की बत्तियां बंद कर सड़कों पर उतर आए और आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट बंद कर विरोध करने का आह्वान किया था। इस आह्वान पर कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में लाइट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कैंडल लाइट जलाकर लोगों ने विरोध मार्च की शुरुआत की। मृतक डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राजभवन की बत्तियां बंद कर और मोमबत्ती जलाकर विरोध का समर्थन किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले को लेकर न्याय की मांग और विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कल एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि वे कैंडल मार्च निकालकर अपने साथी और बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में डॉक्टर कैंडल मार्च निकालकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आज और कल तीसरी बार बैठक होनी है। समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। दूसरी बैठक 30 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। बैठक के बाद समिति ने जनता से विचार और सुझाव मांगे थे। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 30 अगस्त को ही जेपीसी की दूसरी बैठक में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी किया। समिति ने करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना। गौरतलब है कि लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव को मार गिराया गया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर पुरैना इलाके में यह मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में घायल मंगेश को सीएचसी भदवैया में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को मौके से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और टूटे हुए जेवर बरामद हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल भराव और बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्सों, ओडिशा, कर्नाटक के तटीय इलाकों, असम और मेघालय में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के मद्देनजर खासतौर पर अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो देश के कई हिस्सों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे आम जनजीवन बदहाल है। प्रदेश में सबसे अधिक विजयवाड़ा शहर प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 26 दलों को तैनात किया गया है। ये दल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान में सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं। अब तक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 319 लोगों को बचाया गया है और लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत, आपूर्ति और चिकित्सकीय सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के करीब से निगरानी कर रही है। इसी क्रम में आज केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगा। यह दल कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन अपर सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में यह दल बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण और पीड़ितों से बातचीत करेगा। इस दल में केंद्रीय दल में शामिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के सलाहकार कर्नल केपी सिंह, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक सिद्धार्थ मित्रा, आयोग के हैदराबाद के अधिकारी रमेश कुमार, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण दक्षिण क्षेत्र चेन्नई के निदेशक आर गिरिधर और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
10वीं बटालियन के कमांडेंट BVN प्रसन्ना शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण किंग्स सर्किल इलाके में पानी भर गया। बारिश के सवेरे कई इलाकों में गाड़ियों की स्पीड पर भी ब्रेक लगा दिया। वहीं स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से तैयार है वस्त्र और फैशन के क्षेत्र में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 के लिए। यह प्रदर्शनी अगले वर्ष 14 से 17 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। बुधवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस आयोजन को लेकर एक कार्यक्रम में शिरकत की और सभी हितधारकों से इस प्रदर्शनी की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। टेक्सटाइल की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा आयोजन भारत टेक्स के पहले संस्करण की सफलता के बाद भारत टेक्स 2025 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस टेक्सटाइल प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आयोजकों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा हितधारकों को इस प्रदर्शनी के आयोजन में शामिल करें। जब प्रधानमंत्री ने कहा है 5F, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, चाहे वो मैन मेड फैब्रिक हो, चाहे जो भी हो, वुलन हो, सिल्क हो, सारे छोटे बड़े सभी स्टेक होल्डर को जमा करें। वहीं मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत टेक्स 2025 का लक्ष्य इसे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उद्योग मंच के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां, ज्ञान सत्र, विषयगत चर्चाएं, G2G बैठकें, B2B नेटवर्क, समझौता ज्ञापन, उत्पाद लॉन्च और इंटरैक्टिव मंडप शामिल होंगे। यह शीर्ष नीति निर्माताओं, वैश्विक CEO, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों और खरीदारों को आकर्षित करेगा। इस वर्ष 2025 में जो भारत टेक्स होगा वो और भी बेहतर, और भी बड़ा, और भी बड़े पैमाने पे, जैसा कि अभी भद्रेश जी ने बताया कि 5000 के लगभग एग्जिबिटर्स, 110 देशों की भागीदारी, 6000 इंटरनेशनल बायर्स और 1,20,000 के करीब बिजनेस विजिटर्स। सो आई थिंक द विजन इज very promising, it's aspirational, it's something that we need to work towards. भारत टेक्स 2025 देश के कपड़ा उद्योग को विकसित करेगा, साथ ही इस क्षेत्र के भविष्य को भी संवारने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें स्थिरता, परिपत्रता और डिजिटलीकरण के लिए समर्पित मंडप होंगे। इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव फ्रेमिंग टेस्टिंग जोन, उत्पाद प्रदर्शन और अनुभवी शिल्पकारों द्वारा मास्टर क्लास भी शामिल होंगे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आय दोगुना करने और राज्य के गांवों को स्वावलंबी एवं स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग से गांवों को नया स्वरूप मिलने की पूरी उम्मीद है। भोपाल से DD न्यूज़ के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, इसको लेकर राज्य की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केवल किसान खेती के जरिए ही अपनी आय नहीं बढ़ा सकें, बल्कि अन्य स्त्रोतों को वृंदावन ग्राम घोषित किया जाएगा और वहां पर आर्थिक गतिविधियों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक वृंदावन गांव विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम वृंदावन ग्राम योजना रखा गया है। इस योजना को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 313 विकास खंडों के किसी एक गांव का चयन किया जाएगा। उस गांव को वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक के काम को बढ़ाकर किसानों की आय 2 गुना करने का प्रयास होगा।
उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ाने के काम होंगे। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गौशाला की स्थापना होगी। गांव के सभी आवासों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। पुस्तकालय और खेल मैदान के साथ ही लघु वनोपजों एवं संवर्धन केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाने आदि कार्य किए जाएंगे। हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा, जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए इन गांवों को स्वावलंबी, स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास करेगी। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। सरकार का मानना है कि सभी नवाचारों को अपनाकर जब गांव के विकास का मॉडल तैयार होगा, उसको भविष्य में बाकी गांवों में भी लागू किया जाएगा। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। भारत गांव में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। ऐसे में वृंदावन ग्राम योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल तो अदा करेगी, साथ ही किसान को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रिहा किए गए 7 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर वापस लौट गए हैं। कल श्रीलंका की नौसेना ने उनके जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार 7 भारतीय मछुआरों को रिहा किया था। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 30 भारतीय मछुआरों को पिछले महीने रिहा किया गया था। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि देश में मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा समाज को तोड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथित शूटर को हिरासत में ले लिया गया। ये गोलीबारी स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे जॉर्जिया के विंडर में अपालाची हाई स्कूल में हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह उन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं जिनकी जान बेहद मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा के कारण चली गई है। उन्होंने कहा कि इस बंदूक हिंसा महामारी को समाप्त करना उनके लिए व्यक्तिगत और इसलिए भी उन्होंने दोनों दलों के समर्थन वाले सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की बात कही है। अगली खबर जो कि यूक्रेन से जुड़ी है उसका आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल हैं। लवीव के मेयर एंद्रे सादोवी ने बताया कि रूसी हमले में एक इमारत ध्वस्त हो गई और 50 से अधिक मकानों को क्षति पहुंची है। यूक्रेन द्वारा 1 महीने पहले रूसी कुर्क क्षेत्र में सीमा पार किए गए हमलों के बाद रूसी हवाई हमलों में भी तेजी आई है। इस बीच पोलतवा के गवर्नर ने भी 2022 के बाद मंगलवार को वहां हुए सबसे बड़े रूसी हमलों में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद 3 दिन के शोक की घोषणा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल केवल उसी संघर्ष विराम पर सहमत होगा जो ये गारंटी देगा कि दक्षिण गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र का उपयोग हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में कभी नहीं किया जा सकेगा। यरूशलेम में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इजराइल गाजा में मौजूद रहेगा। नेतन्याहू ने 42 दिनों तक चलने वाले समझौते के पहले चरण में तथाकथित फिलाडेल्फिया गलियारे से वापसी की अपनी स्पष्ट अस्वीकृति को दोहराया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वापसी प्रभावी रूप से असंभव हो जाएगी। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया के बाहर जंगलों में लगी आग से 20% जंगल जलकर राख हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगी आग के कारण राजधानी पर काले धुएं का गुबार देखा गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये आगजनी की घटना लगती है। ब्रासीलिया का राष्ट्रीय वन एक संरक्षण क्षेत्र है जो लगभग 5600 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि में फैला हुआ है, जो शहर के 70% मीठे पानी की आपूर्ति करने वाले झरनों की सुरक्षा करता है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी लगातार जुटे हुए हैं और कुछ हद तक इस पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं।
गाजा के मध्य क्षेत्र में पोलियो टीकाकरण के पहले चरण में 1,87,000 बच्चों को टीकाकरण किया जा चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने 1 सितंबर से 1,87,000 बच्चों को टीकाकरण किया है। मानवीय कार्य समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि यह अभियान अब आज से 3 दिनों के लिए गाजा के दक्षिणी क्षेत्र में शुरू हो गया है। इसके बाद गाजा के उत्तरी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान होगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान में 6,40,000 से अधिक बच्चों को टीके की 2 खुराक पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की थी कि एक बच्चा आंशिक रूप से टाइप 2 पोलियो वायरस का शिकार हो गया है। ये पिछले 25 सालों में इस क्षेत्र में इस तरह का पहला मामला है। नासा ने स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की स्थिति पर ताज़ा अपडेट दिया है। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स कभी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फिलहाल फंसे नहीं थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, स्टारलाइनर हमेशा वापसी वाहन के रूप में उपलब्ध था। ISS प्रबंधन डाना वीगेल ने कहा कि विल्मोर और विलियम्स अपने व्यापक प्रशिक्षण के कारण अभियान भूमिका में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार थे। स्टारलाइनर के प्रणोदन मुद्दों की समीक्षा के बाद बिना चालक वाले कैप्सूल की उड़ान अब 6 सितंबर से पहले नहीं होगी। नासा ने पुष्टि की है कि अगले साल अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए स्पेस एक्स का वाहन इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्टीच के भविष्य के मिशनों के लिए विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्टारलाइनर के तकनीकी मुद्दों को हल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के खिलाफ पेंशन सुधार को वीटो करने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पेंशन सुधार बिल में सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ संशोधन था। सांसद ने बिल बहुमत से पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इस बिल को वीटो कर दिया। इसके विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा कि तेजी से बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारतीय कंपनियों को अधिक नए ऑर्डर मिलने से सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार बढ़कर अगस्त महीने में 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसके मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार देखा गया है। एक मासिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त में बढ़कर 60.9 हो गया है। महंगाई के मोर्चे पर राहत और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर उत्साहित कंपनियों ने कर्मचारियों की भर्ती की, जिससे सेवा क्षेत्र में तेजी आई है। खरीद प्रबंधन सूचकांक यानी PMI का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार और इससे नीचे आंकड़ा गिरावट का संकेत होता है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। खेलों के 7वें दिन बुधवार को पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। हरविंदर ने व्यक्तिगत रिकर्व ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ वे पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया है। भारत के धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के प्रणव सूरमा ने अपने पहले ही प्रयास में 34.59 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पैरा तीरंदाजी में एक बहुत ही खास स्वर्ण पदक। पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हरविंदर सिंह को बधाई। उनकी सटीकता, फोकस और अटूट भावना शानदार है। भारत उनकी उपलब्धि से बहुत खुश है। आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, जूडो, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। पुरुषों के 50 मीटर राइफल में भारत के सिद्धार्थ बाबू क्वालिफाइंग के लिए खेलेंगे। जूडो में भारत की कोकिला, पुरुषों के कपिल परमार क्वार्टर फाइनल खेलेंगे।
एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर T12 सेमीफाइनल में सिमरन चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों की शॉटपुट F35 फाइनल में अरविंद जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। तीरंदाजी के मिश्रित टीम रिकर्व प्री क्वार्टर फाइनल में पूजा और हरविंदर सिंह चुनौती पेश करते नजर आएंगे। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा के फाइनल में अशोक पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इसी खबर के साथ समाचारों के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।